हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे DSSB पार्ट बी का जो है नेक्स्ट सीरीज़ है नंबर 2, यानी कि इसके अंदर जो हम 11/11/2019 का जो एग्ज़ाम पेपर था, जो लेटेस्ट पेपर है बिल्कुल, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में जो है मैंने आपको पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस कराए थे और इस पार्ट में भी हम 20 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि साथ साथ आंसर करें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आपकी तैयारी कितनी है। तो यही हमारा मेन एम है कि हमारी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा पक्की हो जाए और पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम समझ पाएँ और उस कंटेंट को निकाल पाएँ जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले है, अकॉर्डिंग टू RT एक्ट ए टीचर विल स्पेंड मिनिमम डैश इन टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स इन ए वीक। तो RT एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं कि एक टीचर को जो है एक वीक में कितने घंटे का टाइम इंक्लूड करना है बेसिकली अपनी टीचिंग में, जिसमें उसका प्रिपरेशन आवर्स वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट को जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ों के घंटे उसमें तय किए गए हैं। जैसे प्राइमरी लेवल पर कितने डेज होने चाहिए, कितने आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की, अपर प्राइमरी पे कितनी होनी चाहिए, फिर टीचर्स के लिए कितने आवर्स हैं। तो इसमें बेसिकली 60, 45, 75 और 30 में से आपको ये बताना है कि टीचर के लिए कितने आवर्स डिसाइडेड हैं RT एजुकेशन एक्ट में। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45 आवर्स, 45 घंटे तय किए गए हैं टीचर के लिए। तो देखो, RT एजुकेशन एक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगर आपको DSSB पार्ट बी को अच्छा स्कोर करना है, एटलीस्ट 70+ उसमें स्कोर करना है। तो ठीक है। और एक क्वेश्चन में, अरे एक बात मैं आपको बताना भूल गई, एक क्वेश्चन जो था 19th क्वेश्चन पिछली वीडियो का, वो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी उसमें बताने में, उसको मैं दोबारा से बताऊंगी, लेकिन लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आप लास्ट में देखना, क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन में दोबारा दे दूंगी। उसमें पता नहीं वो कहते हैं ना फ्लो में एक्चुअली थोड़ा गलत निकल गया, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दूंगी 19 क्वेश्चन में कि उसमें क्वेश्चन क्या था। वो मैंने नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज में, बस वो नॉन और नॉन स्टैंडर्डाइज और नॉट ए नॉन स्टैंडर्डाइज में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे, और मैं फिर उस चीज़ में फ्लो में वो गलत कर दिया मैंने। तो इसलिए मैं आपको ये दोबारा से बता दूंगी, ओके, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो RT एजुकेशन एक्ट में 45 आवर्स दिए गए हैं। अब इसके साथ कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल पे जो है टोटल 200 डेज होने चाहिए, वर्किंग डेज कंप्लीट होने चाहिए एक साल में, और 800 घंटे भी कंप्लीट होने चाहिए। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की अटेंडेंस जो है 200 डेज की होनी चाहिए और प्लस 800 आवर्स की उनकी टीचिंग होनी चाहिए, यानी कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 800 घंटे बिताएं पूरे एक साल में। ये प्राइमरी लेवल का है, ओके। अगर अपर प्राइमरी की बात करें, अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो 220 दिन, जैसे कि आपका 6 to 10 या 6 to 8 लगा लीजिए बेसिकली, तो इसमें जो है 220 दिन का टाइम होगा और 1000 घंटे होंगे। यानी कि अगर प्राइमरी लेवल पे देखें तो यहाँ पर 800 घंटे हैं और 200 दिन है, लेकिन यहाँ पर 220 दिन और 1000 घंटे हैं। तो इन चीज़ों को भी याद रखना। अभी टीचर के आवर का पूछा गया है, आगे कुछ और भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट। तो देखिए, गार्डन की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है सब कुछ, उसमें मैंने इंटेलिजेंस में सारी चीज़ें कवर कराई हैं जो आपकी आ सकती हैं। तो आप ज़रूर देखें, गार्डनर की इंटेलिजेंस भी मैंने पूरी कवर कराई है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो ये कहते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए एक इंसान को किस तरह की इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, ये पूछा गया है बेसिकली। तो गार्डनर ने टोटल 9 टाइप की दी थी। पहले उन्होंने 8 दी थी, उसके बाद 9th उन्होंने और दी थी, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअल थोड़ा सा चीजें ऐड कर दी थी, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस उन्होंने ऐड करी थी उसमें। तो इनके अकॉर्डिंग टोटल 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। तो देखिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? ऑब्वियसली हमें भाषा की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बोर्डली काइनेस्थेटिक में अगर हम बात करें तो जैसे हम योगा करते हैं या हम डांस करते हैं, ये सब हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, हमें इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो यानी कि वो उस इंसान के अंदर बोर्डली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। कोई बहुत ही म्यूजिकल पर्सन होता है, जैसे धुन से या फिर कहें कि म्यूजिक से बहुत प्यार होता है, उन्हें पोएम्स बहुत जल्दी याद हो जाती है, या फिर गाने बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। अगर म्यूजिकल चीज़ में कोई चीज़ उनको सिखाई जाए तो वो बहुत बेटर तरीके से सीख सकते हैं। ये म्यूजिकल के अंदर आती है। और विजुअल स्पेशल में आपकी आ जाती है कि एक इंसान जो है विजुअल जो चीज़ें होती है वहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पा रहा है, परसीव कर पा रहा है, तो ये सब विजुअल स्पेशल के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इनमें से कौन सी इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो इफेक्टिव मेथड होता है उसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं ये आपको बताना है। यानी कि छात्रों की मानसिक क्षमता और जरूरतों से मेल खानी चाहिए, जो भी आपका इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद बच्चों की आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, यानी कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो कि एक लाइफ स्किल भी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल हमारी कुछ लाइफ स्किल्स होती हैं, तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितनी लाइफ स्किल्स मैंने आपको बताई थी, टोटल कितनी लाइफ स्किल्स होती हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग उनमें से एक लाइफ स्किल है, तो इसको हमें डेवलप करना है। प्रोवाइड्स ए स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स इन चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर जो है एक स्कोप रहना चाहिए कि वो लाइफ स्किल्स का भी उनके अंदर वो हो, एनहांसमेंट हो। तो देखिए सेकंड और थर्ड को तो हम बिल्कुल गलत नहीं मानेंगे, जैसा कि यूनेस्को कहता है, जैसा कि यूनिसेफ कहता है, हर देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहता है कि बच्चों के अंदर जो है हमें लाइफ स्किल्स को डेवलप करना ही करना है। तो ये तो दोनों गलत होंगे ही नहीं। उसके बाद बच्चे की मेंटल एबिलिटी और उनकी नीड्स को भी मैच होना चाहिए, यानी कि बच्चे की जो नीड्स हैं उसकी और जो मानसिक क्षमता और जरूरतों से जो है वो मेल खाना चाहिए, जो भी आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होगा। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं एक 9 साल के बच्चे को और हम उसको 16 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ दुर्व्यवहार कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी और उसकी नीड्स को भी हमें ध्यान रखकर टीचिंग करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेजेंट एजुकेशन। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट इसलिए कहूंगी क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की जो क्या सोच है उसको आपको समझना पड़ेगा पहले, कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से है। ये एक तरह से फिलोसफी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि फिलोसफिकल क्वेश्चन है, क्योंकि फिलोसफी जितने भी आती हैं वो पहली से बेहतर ही होकर आती हैं। अगर देखिए फिलोसफी में होता क्या है कि कुछ थिंकर्स अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो हम पुराने विचारों को भूल जाते हैं, हम उन पर करते हैं। फिर एक नया युग स्टार्ट होता है तो हम उसको भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो जो हमारी अभी 21st सेंचुरी जो चल रही है इसके बारे में क्या विचार हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी चीजें हैं। पहली चीज तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। तो प्रेजेंट सिस्टम किस तरह की कमियों से परेशान है उस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब अगर हम प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो कई फिलोसोफर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था अपने टाइम पे भी, और कुछ ने अभी भी किया है। तो देखिए इसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला है इट इज कंसर्न विद आउटवर्ड एफिशिएंसी, इट डेवलप्स द मैन एज ए होल। अब प्रेजेंट सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को हम किस तरह का एजुकेशन सिस्टम मानते हैं, क्योंकि हम इसमें सुधार कर रहे हैं लेकिन स्टिल ये प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है कई चिंताओं से ग्रस्त है, मैं ये कह सकती हूँ। सबसे पहली बात है इट इज कंसर्न विद आउटवर्ड एफिशिएंसी, ये बिल्कुल ठीक है। ये प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है आउटवर्ड एफिशिएंसी के प्रति कंसर्न है, यानी कि मनुष्य की बाहरी दक्षता, यानी कि बाहरी दक्षता से ये रिलेटेड है, आंतरिक दक्षता को ये नहीं पहचान पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर के आउटपुट पर ध्यान दे रहे हैं, जो आपके सामने आंखों के सामने आउटपुट निकल कर आ रहा है, आप केवल उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी जो आंतरिक क्षमताएं हैं उनको आप नहीं पहचान पा रहे हैं। जो आंतरिक रूप से आप हैं आप उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करें इस चीज को लेकर, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो केवल एग्जाम फोकस्ड है, वो नंबर्स पर ध्यान देता है। और ये कमी आज तक दूर नहीं हुई है, भले ही कई RTI एजुकेशन एक्ट आया, भले ही बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, हमें बार बार इन चीजों को चेंज करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम इस सोच को बदल ही नहीं पा रहे हैं अभी तक कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये केवल आउटपुट पर ध्यान दे रहा है, जो आउटवर्ड एफिशिएंसी है हमारी उस पर ध्यान दे रहा है, बल्कि एक इंसान की आंतरिक क्षमताओं को पहचानने में थोड़ा सा नाकामयाब रहा है। हम मार्क्स पर ध्यान देते हैं, हम रैंक पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि एक्चुअल में बच्चा क्या कर पा रहा है, उसके नंबर कितने हैं इस पे हमारा ध्यान ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली वो इनसाइड में कितना क्रिएटिव है, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, वो कम्युनिकेशन में कैसा है, इन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर अब भी मैं कहूं तो रिपोर्ट कार्ड बनाते वक्त हम केवल मार्क्स के बेस पर ही उनकी जो कोर्स स्कोलास्टिक एरिया है उनका जजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा तो ठीक है, डांस में भी अच्छा ही होगा, म्यूजिक में भी अच्छा ही होगा, ये सोच अभी भी चल रही है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो ये चीज तो है बिल्कुल प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इट डेवलप्स द मैन एज ए होल। लेकिन अगर हम आउटवर्ड एफिशिएंसी को सही मानते हैं तो हम ये मान ही नहीं सकते कि ये मैन को एक
पूरे समग्र रूप में विकसित करता है। ये मनुष्य को समग्र रूप से विकसित करने में फेल हो रहा है। एक्चुअली हम बात करें प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की तो यहाँ पर ओनली वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की बात है। अब देखिए, आप प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा मान के इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आप यहाँ पर ओनली 2 कर देंगे, लेकिन ये गलती मत करिएगा, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, आपको क्रिटिकली थिंकिंग करनी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटवर्ड एफिशिएंसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट, which of the following factors influence the actual teaching learning process and practices? इनमें से कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है एक्चुअल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, प्रैक्टिसेस होती हैं उनको, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और प्रथाओं को किस तरह से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। टीचर्स का रोल क्या है, फिर विश्वास और धारणाएं क्या हैं, मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन हम क्या यूज कर रहे हैं, और क्लासरूम इंटरेक्शन कैसा है। भाई रोल ऑफ टीचर तो बिल्कुल, फिर मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन भी और क्लासरूम इंटरेक्शन भी। अब बात है बिलीफ्स एंड अजम्पशन की, तो ये क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होती है, आपके जो एनसीएफ्स होते हैं, ये किसी ना किसी बिलीफ्स और एजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं जो सोसाइटी में उस तरह प्रिवेलिंग होती हैं। अगर कोई भी नया ट्रेंड आता है तो हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो ये सब विश्वास और धारणाएं भी हैं, ठीक है। अगर देखिए किसी भी सोसाइटी, क्योंकि स्कूल क्या होता है, बेसिकली एक मिनी सोसाइटी कह सकते हैं उसको हम, वो हमारी सोसाइटी का ही दर्पण होता है एक तरह से। तो जो भी सोसाइटी में विश्वास और धारणाएं चली होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं ना, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी वैल्यूज हैं, जस्टिस की है, जस्टिस हो गया, फिर इक्वालिटी हो गया, उसके बाद इक्विटी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, फिर हमारे राइट्स हो गए, फिर हमारी फ्रीडम होगी। ये सब हमारी वैल्यूज और विश्वास भी हैं हमारा इन चीजों में। तो ये चीजें भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होती हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी आंसर जो है वो सभी का होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड ए टीचर कीप इन माइंड while making lesson plans to encourage discovery learning in his or her student? तो एक टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज अधिगम की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ये हिंदी में देख लेना, हाँ, खोज अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए। द कंटेंट ऑफ द लेसन प्लान शुड बी द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी आपके लेसन प्लान का कंटेंट है, कंटेंट मीन्स इसमें बहुत सारी है, जो आपकी बेसिकली आप जो कंटेंट पढ़ाने वाले हैं किसी भी लेसन में, तो वो जो कंटेंट है वो बच्चों के द्वारा आना चाहिए। बच्चे प्रतिक्रियाएं करेंगे, उसके आधार पर वो कंटेंट आप क्रिएट करते चले जाएंगे। या फिर द लेसन प्लान शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम ए प्रीवियसली डिटरमाइंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, या फिर जो पहले से ही तय किया है आपने उसी हिसाब से आप उसको एक तरह से विकसित करेंगे। तो देखिए, जब हम डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं तो खोज अधिगम क्या है, यहाँ पर खोज करनी है आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर हम बच्चे को एक्टिव मानेंगे, ना कि पैसिव मानेंगे। तो यानी कि बच्चा खुद जो है अपना कंटेंट क्रिएट करता चला जाएगा, बस उसको हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंटेंट ऑफ द लेसन प्लान होगा वो रिस्पॉन्सेज बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगर हम पहले से ही तय किए गए लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ उसको डेवलप करेंगे तो यहाँ पर बच्चों ने क्या किया है, ये तो फिर हमारा ही रोल हो गया, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ओनली 1। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हु सेड ए प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरमेंट। तो प्रोजेक्ट यानी कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में चलने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट जो है, अब प्रोजेक्ट क्या होता है हमें पता है कि ये एक लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है, सबसे पहली चीज। तो थॉर्नडाइक नहीं होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो बेलॉर्ड और स्टीवसन का तो मैंने खैर नाम ही नहीं सुना है, लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आपने किलपैट्रिक को पढ़ा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किलपैट्रिक जो है, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को बहुत फेमस किया। बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड का कर्ता धर्ता इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। और प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड होता है। उसमें बच्चे के लिए करने के लिए बहुत कुछ होता है, उसमें टीचर का इतना रोल नहीं होता जितना बच्चे का रोल होता है, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ गाइड करते हैं यहाँ पर कि आपको ये है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, आपको इस प्रोजेक्ट को करना है, ये आपकी गाइडलाइंस रहेंगी, इतने बच्चे होंगे, ग्रुप होगा या इंडिविजुअल होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। तो किलपैट्रिक ने इसको बहुत वो दिया था और ये डेफिनेशन भी किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, डैश एग्जिबिट्स ए बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर बट द टीचर स्टिल स्ट्रगल्स टू मेंटेन इट। ठीक है, डैश व्यवस्था यानी कि कोई व्यवस्था का एक बुनियादी स्तर प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो किस तरह का एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मतलब
एक बेसिक मतलब टीचर किस तरह का एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहा है कक्षा में जो कि बनाना चाहिए, ये है क्वेश्चन बेसिकली। तो एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट यानी कि पर्याप्त कक्षा वातावरण जिसमें सब कुछ अच्छा हो। ऑर्डरली रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। इनेबलिंग ऑर्डरली इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि सीखने के माहौल को व्यवस्थित रूप में सक्षम बनाना कि एक ऑर्डर में चले। या फिर डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो अब यहां पर आती है बात ए और सी की, ठीक है। अब यहां पर ए और सी में से हमें देखना है कि कौन सा एनवायरनमेंट बेटर होगा। देखिए डीएसएसबी ने जो इसका आंसर दिया था वो दिया था एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट यानी कि पर्याप्त कक्षा वातावरण। अगर मैं होती तो ऑब्वियसली मैं भी यहां पर ए और सी में कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि यहां पर है कि ऑर्डरली इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कि एक ऑर्डर में जो लर्निंग को वो करता हो ना, एक ऑर्डर में सीक्वेंस में, तो हो सकता है मैं भी ऑप्शन लगा सकती थी। ऐसा ही आप लोग भी गलती कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डीएसएसबी ने एडिक्वेट दिया है तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि पर्याप्त कक्षा वातावरण का यहाँ पर मतलब होगा कि जहां पर बच्चे के लिए सारी फैसिलिटी मौजूद हो, जहां पर एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, फियरलेस एनवायरनमेंट हो उनके लिए, जहां पर उनके पास प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, प्रॉपर अरेंज करके उनको चीजें दी गई हो, पर्याप्त हो चीजें, है ना। जबकि हम ऑर्डर की बात करें तो केवल एक ऑर्डर में चलेगा ये चीज, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑर्डर को हम डिसबैलेंस नहीं कर सकते। यहां से थोड़ी सी रिजिडिटी की स्मेल आ रही है मुझे, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कम लग रही है यहां पर। जबकि ए में हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, वहां पर पर्याप्त क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात की गई है, तो यहां पर हम ए को ही सही मानेंगे, ठीक है। अगेन मैं कहूंगी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो हो सकता है ए और सी में से हम हो जाते, लेकिन अब मुझे लगता है कि ए ही इसका करेक्ट होना चाहिए। व्यवस्थित रूप से सक्षम बनाना यानी कि एक ऑर्डर में उसको सक्षम बनाना, ये थोड़ा सा अधूरा लगता है अगर हम एडिक्वेट और इसमें कंपैरिजन करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। भाई इंग्लिश लैंग्वेज का इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो आज तक है। इवन कुछ स्टेट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आज भी इंग्लिश ही है, जबकि हमने संविधान बनाते वक्त ये कहा था कि जो कोर्ट है, जुडिशरी की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश रखी गई थी कि 15 साल तक इसको रखेंगे, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे, जो भी है। लेकिन इसका वर्चस्व जो कह सकते हैं, इसका डोमिनेंस आज भी इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य की भाषा है। कॉमर्स का आप यहाँ पर मीनिंग ले सकते हो कि जितना भी बड़े लेवल पे व्यापार होता है, जो भी होता है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज अ मार्केट ऑफ ए डिग्निफाइड एंड डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। ये तो सोच सभी की है कि भाई अगर इंग्लिश आती है तो आप बहुत ही मतलब ये कहते हैं ना कि आप लोग एक अपने आप को एक हाई लेवल पर पाते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप 10 लोगों के बीच खड़े हैं, उन 10 में से 8 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपको ये फील हो जाएगा कि नहीं मैं तो पता नहीं, मुझे तो क्या नहीं आता है, क्या चीजें हैं। जबकि भाषा जो है आपके सम्मान से रिलेटेड नहीं होती है। इवन कोई अगर अपनी आदिवासी लैंग्वेज में भी स्पीक कर रहा है तो उसमें और इंग्लिश में कंपेयर करे तो कोई इंग्लिश या वो लैंग्वेज इससे कमतर नहीं हो जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई भी लैंग्वेज छोटी या बड़ी होती है। लेकिन क्योंकि आज के दौर में जो मिथ है या जो कह सकते हैं हमारी थिंकिंग ऐसी डेवलप हो गई है कि हम इंग्लिश को एक डिग्निफाइड लैंग्वेज मानते हैं और अपने खुद की लैंग्वेज को जो है हम डिग्निफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉपर रीजन है। इंग्लिश इज यूज एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, और ये भी बिल्कुल सच है कि इंग्लिश को एजुकेशन का मीडियम बनाया जाता है हर जगह पर, दूसरी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये पहला भी ठीक है क्योंकि कॉमर्स या हम कहें कॉमर्स से यहाँ पर आप अगर एमएनसीज की बात करूं मैं, जो ये मुझे इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, एमएनसीज होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो इन सब में जो है अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो ही आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और इवन जो बड़े बड़े देशों में जो कंट्रीज में बिजनेस वगैरह चलता है, इन सब में भी इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेंस है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि भाई इंग्लिश को अब भी इतनी ज्यादा डोमिनेंस है इंडिया में। तो यहाँ पर हम तीनों ही फैक्टर को मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड इज मेड टू डेमोन्स्ट्रेट डैश एज नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर देन वी से दैट द बिहेवियर मॉडिफिकेशन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब एक बच्चे को किसी तरह का भी व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है, मतलब सामान्य व्यवहार के रूप में कुछ भी प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में संशोधन हुआ है। तो मतलब कौन सा बिहेवियर वो प्रोड्यूस करेगा, तो हम कह सकते हैं कि यस, बच्चे ने जो हम चाहते थे वो हम मॉडिफाई कर पाए हैं। देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो हैं ये बिहेवियरिज्म पर बेस्ड है, यानी कि व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद कहाँ से आया है? जॉन लॉक ने एक टर्म का यूज किया था जिसका टर्म का नाम था टेबुला
रासा। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट मीन कि बच्चे का जो दिमाग है एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसके आप ऊपर कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये माना था जॉन लॉक का। तो पूरी बिहेवियरिस्ट फिलॉसफी है वो इस पर बेस्ड है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट बच्चे को पैसिव मानते हैं कि बच्चा जो है एक्टिवली लर्निंग नहीं करता है, बल्कि हम उसे करवाते हैं। हम एक्टिव है, बच्चा पैसिव है, ये कहने की बात है। और आप जो चाहे बच्चे को बना सकते हैं। वो कहते हैं ना चिकनी मिट्टी होती है तो कुम्हार कुछ भी कर सकता है, उससे बनावट करके उसको मटके में चाहे, उसको दिए में चाहे मोल्ड कर सकता है। ऐसे हम बच्चे को भी कुछ भी करके करा सकते हैं। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन से पहले अगर हम बिहेवियरिस्ट की बात करें तो आपने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को पढ़ा होगा। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी होती है एक तरह से, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो उसमें जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स से ज्यादा कंसिक्वेंसेस पर ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर बात क्या होगी, देखो मैं थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स का यूज कर रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता होगा कि इन इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ये मैं गूगल ट्रांसलेट करती हूँ तभी मुझे समझ में आता है ना। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्लीज अपने नोट्स बना लेना, फिर देख लेना कि कहाँ से क्या है। जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टिमुलस दिखाया जाता है, उसके बाद एक रिस्पॉन्स निकल कर आता है, फिर स्टिमुलस को जो है पेयर अप करा दिया जाता है दूसरे स्टिमुलस से भी। तो कहते हैं कि इसको छोड़कर फिर उस वाले को देखकर भी बच्चा रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो बच्चा एक तरह से रिस्पॉन्डेंट होता है। रिस्पॉन्डेंट का मतलब है कि वो स्टिमुलस जैसा भी आप दिखाओगे उसके टाइम पे वो बिहेव करके दिखा देगा आपको, ठीक है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर ये माना जाता है, स्किनर ने ये बोला कि बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति है वो केवल रिस्पॉन्डेंट नहीं होता है, वो ऑपरेंट भी होता है, ठीक है। रिस्पॉन्डेंट तो क्या है कि कोई चीज आई उसके रिस्पॉन्स में आपने कोई बिहेवियर कर दिया, ये हो गया। लेकिन स्किनर का कहना था कि केवल ऐसा नहीं होता है, वो ऑपरेट करते हैं, यानी कि कुछ भी चीज हुई उसके बाद जो उसके परिणाम निकल कर आए उन परिणामों को जज करके भी बच्चा जो है कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, जिसमें इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करी है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है लोगों को रिस्पॉन्डेंट मानती है, और अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग की तो ये बच्चे को ऑपरेंट मानती है ना। रिस्पोंडेंट मतलब किसी भी स्टिमुलस को देखकर आपने रिस्पॉन्स कर दिया। ऑपरेंट मतलब कोई भी कंसिक्वेंसेस, किसी भी बिहेवियर के कंसिक्वेंसेस को आपने देखा और उसके बाद जो है आपने उस पर ऑपरेट किया। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाले मानते हैं कि कोई भी बिहेवियर जो है वो एलिसिटेड होता है, यानी कि प्राप्त व्यवहार है, यानी कि कुछ चीज देख के फिर आपने बिहेवियर दे दिया, मतलब उसके बाद क्या रिजल्ट आया इस पर ध्यान नहीं जाता इनका। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि स्किनर ने बोला कि केवल इस पर डिपेंड नहीं करता, रिस्पोंडेंट और आपका ये जो कंसिक्वेंसेस हैं दोनों पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो कंसिक्वेंसेस होते हैं दूसरे वाले बिहेवियर के लिए ये एक तरह से आपका स्टिमुलस बन जाता है ना। मान लो मुझे होमवर्क करना था, ठीक है, मैं होमवर्क नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि मैं तुम्हें ये दूंगी अगर तुम होमवर्क कर लोगे तो, ठीक है, सपोज चॉकलेट देंगी मुझे, तो मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया और मुझे अब चॉकलेट मिल गई। अब चॉकलेट मिल गई क्योंकि मैंने होमवर्क किया था। अब स्किनर कहते हैं क्योंकि बच्चे को इसका परिणाम याद था कि होमवर्क करने से मुझे ये एक अच्छी चीज मिली थी, इसीलिए क्या हो जाएगा कि अब जो है मैं होमवर्क करूंगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं रिपीट करूंगी तो मैं इस चीज को सोचूंगी कि अगर दोबारा करूंगी तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम के बिहेवियर के लिए ये एक स्टिमुलस बन गया चॉकलेट जो है। तो स्किनर ये कहते थे कि ये जो है पूरी प्रक्रिया जो है कनेक्टेड है। पहले एंटीसीडेंट, देखिए जो भी चीज पहले प्रेजेंट की जाती है ना, जैसे घंटी से, पैवलोव ने घंटी से उसको खाने को, पहले उसने डॉग ने जो है घंटी की आवाज सुनी, फिर उसने खाना देखा, फिर उसके मुंह में जो है सलाइवेशन आ गया था। तो जो घंटी थी वो सब चीज, ये घंटी हो गई या फिर जो खाना है, ये सारे एंटीसीडेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका बिहेवियर, उसके बाद आपके आते हैं कंसिक्वेंसेस। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर और कंसिक्वेंसेस। एंटीसीडेंट का मतलब जो बिहेवियर से पहले आपके सामने प्रेजेंट किया गया हो, और बिहेवियर के बाद क्या आते हैं, आपके परिणाम निकल कर आते हैं, उनके बेस पे भी आप बिहेव करते हो फिर, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से चलता है क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंसिक्वेंसेस पर ज्यादा ध्यान दिया गया और क्लासिकल कंडीशनिंग में इस पर। तो कहने का मतलब है कि एलिसिटेड बिहेवियर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग वाले मानते हैं कि ये जो है प्राप्त बिहेवियर होता है जो एंटीसीडेंट्स के ऊपर आता है, और ये जो स्किनर है यानी कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले हैं ये कहते हैं कि कंसिक्वेंसेस के बेस पर बिहेवियर एमिट किया जाता है, यानी कि उत्सर्जन होता है उसका। जब उसे कंसिक्वेंसेस बच्चा ध्यान में रखता है, कंसिक्वेंसेस का उसको ध्यान आता है, तब वो उत्सर्जन करता है किसी पर्टिकुलर व्यवहार का। तो दोनों ही ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आते हैं। तो कोई भी दोनों बिहेवियर हो तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में जो है कुछ संशोधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि एलिसिटेड बिहेवियर, एमिटेड बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर अगर बच्चा करता है तो हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ है। ओके, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया आप लोगों को।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन क्लासरूम। इनमें से कौन सी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो होती है उसकी लिमिटेशन है, यानी लर्नर सेंटर्ड मतलब शिक्षार्थी या फिर बाल केंद्रित जो अप्रोच है उसकी लिमिटेशंस हो सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डिफिकल्ट टू इंक्रीज द अचीवमेंट लेवल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज विद इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक एवरेज लेवल पर अगर आप कहें तो अचीवमेंट लेवल इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। इट रिक्वायर्स टीचर्स हु आर वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखो लर्नर सेंटर्ड होगी तो सेंसिटिव टीचर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब इस चीज को आप खुद सोचो, क्या एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में डिफिकल्ट होता है हमारे लिए अचीवमेंट लेवल सभी बच्चों का एक एवरेज लेवल पे एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर कुछ और चीजें हैं? अब यहाँ पर हम बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे। सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों में से मान लो कि 20 बच्चे जो हैं नालायक हैं और 20 थोड़े अच्छे हैं। नालायक तो टर्म थोड़ा नेगेटिव होती है, तो ऐसे हैं जो स्लोली सीखते हैं। क्या आप एक साल के अंदर इन 20 के 20 बच्चों को 60 to 70 मार्क्स दिला सकते हैं जिनको हम एवरेज मानकर चलेंगे? बिल्कुल नहीं दिला सकते। तो यही बात है कि भाई लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जब होती है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच चाहती है कि लर्निंग बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग हो, और बच्चे का पेस जो है एक साल में इंप्रूव हो जाएगा हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर एक बच्चा जो 20 ला रहा था 100 में से वो 40 लेकर आ जाए, है ना, एक बच्चा जो है वो 50 लेकर आ जाए, एक शायद 25 ही लेकर आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑन एन एवरेज लेवल पर सारे बच्चों का अचीवमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिफिकल्टी तो हमेशा रहती है। एक होती है डंडे की मार कि आप रटवा के चीजों को थोड़ा पिटाई करके थोड़ा वो करके, तब एक वो चीज होती है जिससे भी कुछ रिजल्ट आ जाते हैं। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिए होता है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो लिमिटेशंस की बात है तो ये भी लिमिटेशन है, और ये भी सेकंड भी टीचर्स और सेंसिटिव, मतलब ये टीचर जो है थोड़े सेंसिटिव चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमें सारे टीचर्स जो हैं वो हमें सेंसिटिव नहीं मिलते हैं। अगर मान लीजिए 100 का स्टाफ है तो 100 के स्टाफ में आप मानकर चलिए कि 20 ही मुश्किल से ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो बहुत ही सेंसिटिव होंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के, वरना मोस्टली टीचर जो है अपने ट्रेडिशनल वे से ही चलते हैं। कोई बच्चों को पोएम वोएम इसे गा गा कर नहीं सुनाता है, मोस्टली कोशिश करते हैं कि फटाफट से पोएम पढ़ाई, चल तू पढ़ और क्वेश्चन आंसर करो और निकल लो, वो वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन इज कॉल्ड डैश एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत गलत होगा, क्योंकि मैंने जो पियाजे की जो आपके लिए 4 के 4 स्टेजेस जो हैं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आप इस चीज को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे और इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो प्लेलिस्ट में जाना और पियाजे की थ्योरी को पढ़ना, ये क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा आपसे। ये कह रहा है कि एक बैलेंस का जो प्रोसेस होता है जो अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो देखिए अडेप्टेशन, अब ये जो अडेप्टेशन होता है ना यानी कि अनुकूलन, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका समायोजन और एक होता है आपका आत्मसातीकरण। सॉरी थोड़ी राइटिंग खराब है। समायोजन को हम बोलते हैं एकोमोडेशन और इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम को यूज करते हैं किसी और चीज को समझने में और फिर आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता उस स्कीम में, आप एडजस्टमेंट सा कर लेते हैं, हो जाता है, काम चल जाता है उस स्कीम से, तो वो आत्मसातीकरण होता है। लेकिन अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है वो आपकी एक नई चीज को समझने में फायदा नहीं कर पा रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक और स्कीम को डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक तरह से समायोजन कर लेंगे, यानी कि आप एक और स्कीम को बना लेंगे। यहाँ पर तो 2 स्कीम होगी, जबकि आत्मसातीकरण में एक ही स्कीम के अंदर आपने चीजों को समझ लिया था। तो ये दोनों एग्जाम्पल है अकोमोडेशन और ये दोनों चीजें हैं एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बाद। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अडेप्टेशन यानी कि आप अनुकूलन करते हैं एनवायरनमेंट में, यानी कि अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, वो आप इन 2 प्रोसेस के थ्रू करते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने साइकिल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको साइकिल चलानी आती है, अब आपको स्कूटी सीखनी है, तो स्कूटी सीखनी है आपको क्योंकि आपको साइकिल चलानी आती है, आपको पता है कि कितने पैडल मारने हैं, यानी कि रेस से कनेक्ट कर सकते हो और ब्रेक कब मारना है, बैलेंस कैसे करना है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी ये स्कीम आपके काम आ जाएगी स्कूटी सीखने में, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कार की, तो कार एक डिफरेंट चीज है, या फिर ट्रक चलाना है आपको, सपोज आपको ट्रक चलाना है, तो आपको क्या स्कूटी और कार वाली स्कीम कारगर होगी? बिल्कुल नहीं। ये तो पहला प्रोसेस तो एसिमिलेशन में था, क्योंकि यहाँ पर हम मतलब आत्मसातीकरण हो जाएगा। लेकिन कार चलाने सीखने के लिए आपको एक नई स्कीम डेवलप करनी पड़ेगी
कार ड्राइविंग की स्कीम, ठीक है, तो वो आपकी एक नई स्कीम होगी, यानी कि वो होगा आपका एकोमोडेशन। तो इन दोनों चीजों के प्रति जो है एक बैलेंस बनता है। अब एक और चीज इसमें है, अगर एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से, आप एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए, सपोज आप स्कूटी चला ली, अब कार चलाने बैठे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, यहां पर एक जो है इम्बैलेंस की सिचुएशन आती है जिसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। डिसइक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस नहीं बन पाया। इस बैलेंस को बनाने के लिए आप जो है एकोमोडेट करते हैं और फिर एक बैलेंस की सिचुएशन आती है। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है बैलेंस का एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ये होता है संतुलन की प्रक्रिया, यानी कि ओनली सेकंड यहां पर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस संतुलन के जरिए क्या होता है ना कि आप अगर एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एकोमोडेशन करते हैं, जब आप एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं तो यहां पर एक बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, आप संतुलन नहीं बना पाते हैं। इसीलिए आप संतुलन बनाने की खोज में लगते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, संज्ञानात्मक संघर्ष आपके दिमाग में होता है, उसकी वजह से आप एकोमोडेशन की तरफ भागते हो और फिर एक बैलेंस क्रिएट होता है। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच इज करेक्ट। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। इट इज बेसिकली लर्नर सेंटर्ड बट इंक्लूड्स टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन ए क्लासरूम सिचुएशन। ये हालांकि लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि बाल केंद्रित होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर क्लास में बच्चे ही पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर एक टीचर की जरूरत होती है क्लासरूम में, तो दिस इज राइट। उसके बाद है कि इट हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर कॉम्पिटेंसी इन स्किल एरियाज एंड क्रिएट लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ये बच्चों में कॉम्पिटेंसी डेवलप करती है और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने का काम करती है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे, तो बोथ 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट होंगे। देखो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है, इसमें आप एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट्स के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, तो दिस इज वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज ए चाइल्ड प्रोग्रेसेस इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शंस। तो अगर आपने ये भी, मैंने वाइगोत्स्की पर भी पूरी वीडियोस डाली हुई हैं 2-3, आप उनको देख सकते हो। आप अगर आपने उनको देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि कौन से फॉलोइंग स्टेप्स है जिसके थ्रू चाइल्ड जो है प्रोग्रेस करता है लैंग्वेज फंक्शंस में। तो देखिए, ईगोसेंट्रिक स्पीच, सोशल स्पीच, इनर स्पीच, है ना। अब सोशल स्पीच और इनर स्पीच को कहकर तो आप देखेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल वाइगोत्स्की ने बात करी है। इनकी सोशल स्पीच होती है जब बच्चा दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जिस स्पीच का यूज करता है उसको हम सोशल स्पीच बोलते हैं। इनर साइलेंट स्पीच होती है जब हम बाहरी रूप से बोल रहे होते हैं ना, जिसको वाइगोत्स्की ने प्रॉपर नाम दिया था प्राइवेट स्पीच। उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है ना। आप कहोगे कि यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसका यहाँ पर जिक्र है। ये ईगोसेंट्रिक स्पीच ही होती है, इसी को प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच यहाँ पर क्यों लिखा है कि पियाजे ने इस प्राइवेट स्पीच को नाम दे दिया था ईगोसेंट्रिक स्पीच का, लेकिन वाइगोत्स्की, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आत्मकेंद्रित भाषण लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाइगोत्स्की ने बात नहीं की है। वाइगोत्स्की कहते हैं आप इसे भले ही ईगोसेंट्रिक स्पीच मान सकते हैं, लेकिन बच्चा इस स्पीच के थ्रू अपने आप को गाइड करता है। तो जब ये प्राइवेट स्पीच जो होती है ना, अर्ली चाइल्डहुड में पीक पर होती है और धीरे धीरे जो है ये इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम साइलेंटली अपने आप से बातें करते हैं, जो हम आज तक कर रहे हैं। मतलब मैं खुद अपने आप से, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं अंदर से ही बातें करती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये हमारी इनर स्पीच है। और सोशल स्पीच जब हम किसी से बात करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो तीनों स्पीचेस हैं। आत्मकेंद्रित भाषण से यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाइगोत्स्की की प्राइवेट स्पीच ही है। तो प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच तीनों स्टेजेस से प्रोग्रेस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि तीनों ही होंगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज ऑल कोऑपरेटिव लर्निंग लेसन्स हैव। तो जितने भी कोऑपरेटिव लर्निंग लेसन्स होते हैं उनमें कौन से होते हैं इनमें से, और कौन से नहीं होंगे, ये बताना है। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स। यहाँ पर बच्चे काम करते हैं ताकि वो किसी भी चीज को समझ पाए, मास्टर कर पाए उस चीज को। ग्रुप आर हेट्रोजीनियस कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो। बिल्कुल, यहाँ पर मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, एक स्पेशल टर्म है मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है। यहाँ पर एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं होती है, एक टर्म आती है एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी मतलब क्षमता कह सकते हैं इसको, क्षमता ग्रुपिंग नहीं होती है यहाँ पर मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग होती है, ओनली एबिलिटी नहीं होती। देखिए, जब एबिलिटी ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाई वालों को एक में डाल दो, लो वालों को एक में डाल दो, मीडियम वालों को एक में डाल दो, ये होती है।
लेकिन ये क्लास में नहीं करनी होती है, हमें मिक्स करनी चाहिए, यानी कि इसको हेट्रोजीनियस रखना होता है, हाई भी हो, एवरेज भी हो, लो अचीवर्स भी हो, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा। रिवॉर्ड सिस्टम आर ग्रुप ओरिएंटेड रेदर देन द इंडिविजुअल ओरिएंटेड। बिल्कुल, अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग करा रहे हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मेन मकसद ही ये होता है कि बच्चे मिलजुल कर किसी चीज को मास्टर करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिविजुअल बच्चों को दे देंगे, इससे कोऑपरेशन की भावना को धक्का लगेगा सीरियसली। तो यहां पर आप ग्रुप के काम को रिवॉर्ड देंगे, ना कि इंडिविजुअल को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों होंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूल फॉर हिंदी साउंड सिस्टम। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसने ढंग से पढ़ा होगा तो ही आया होगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था इस वीडियो से पहले। हालांकि थोड़ा सर्च करने पर, थोड़ा पढ़ने पर मुझे आ गया है, लेकिन इस वीडियो से पहले मुझे ये नहीं आता था। मैं फ्रैंकली बोलूंगी, अगर मैं भी होती तो मैं तुक्का लगा के आती या फिर करके ही नहीं आती। देखिए, अब यहाँ पर जो है हिंदी के लिए पूछा गया है ना। वैसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता क्या है, जैसे कि व्यंजन समूह। तो व्यंजन समूह जो है, दो या उससे ज्यादा कॉन्सोनेंट्स का एक समूह जब बनता है तो उसको हम व्यंजन समूह बोलते हैं। अब ये व्यंजन समूह जो है ये 3 लेवल पर हो सकता है, यानी कि बिगिनिंग पर हो सकता है, यानी कि शुरुआत में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। तो एंड में, मिडल में और शुरुआत में, तीनों जगह पर ये जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं ये बन सकते हैं। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर हिंदी के लिए बात की गई है तो प जो है, प, यहाँ पर पी के हम प कह सकते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है कि कॉन्सोनेंट, इफ ए वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज पी। अगर हम एक वर्ड जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसकी ग्रुपिंग होगी दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ, तो पहला कॉन्सोनेंट जो है पी होगा, देन द कॉन्सोनेंट दैट कैन क्लस्टर विद पी। तो पी के साथ कौन कौन से आ सकते हैं, है ना। अगर हम कहें प्ले, तो भाई पी के जस्ट बाद एल आ सकता है ना। ऐसे ही यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, आप स्वरों को मत लेना, ए, ई, आई, ओ, यू को आप कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो पी के साथ केवल वाई, आर और ये एल है और वी, केवल ये ही क्लस्टर हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन है। नोट मोर देन 4 कॉन्सोनेंट कैन प्रेसीड ए वोवल इन द वर्ड इनिशियल पोजिशन। यानी कि इससे अधिक नहीं कि प्रारंभिक स्थिति शब्द में 4 व्यंजन एक स्वर से पहले हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये चीज है। तो इन दोनों में से आपको आंसर करना है। तो देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे इतना समझ में नहीं आया अभी तक। ये जो पूरा हिंदी साउंड सिस्टम है, इसके लिए थोड़ा सा और मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो अभी मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि डीएसएसबी ने इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए दिया था, ओनली 1। ठीक है, आप खुद पढ़ने की कोशिश करना, वरना अगर मेरे को ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी। ओके, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट चीज है, ये हिंदी साउंड सिस्टम है और हिंदी साउंड सिस्टम के लिए थोड़ा सा हिंदी में आपको थोड़ा प्रवीणता हासिल होनी चाहिए। ओके, और किसी बच्चे को भी आता है तो मुझे लेट मी नो, है ना। अगर आपको आता है कि इस हिंदी साउंड सिस्टम, तो मुझे बताना, मेल कर देना या फिर कैसे भी करके बता देना। अगर आप समझा सकते हैं तो मैं आपकी वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग बाय डूइंग पार्टिसिपेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है लर्निंग बाय डूइंग और पार्टिसिपेशन के बारे में करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट प्रोमोट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि जब आप चीजें कर कर सीखते हैं। एक तो किसी ने आपको लेसन पढ़ के बता दिया, आपने क्वेश्चन आंसर कर दिए, है ना, सिंपल। एक किसी ने आपको कहा, किसी टीचर ने आपको कहा कि इस लेसन में जो चीजें हैं हम उनको करके सीखेंगे। सपोज मैथ्स का ही है, अगर एडिशन है तो हम एडिशन को प्रॉपर थिंग्स लोगे या फिर जो भी करोगे, ग्राउंड में जाओगे, किसी चीज के साथ करोगे, वो है कि आप करके सीख रहे हैं। इसी तरह साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप करके सीखते हो, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। तो इससे सेल्फ लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है। इट गिव्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बिल्कुल। इट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स एंड रीजनिंग विद द प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान से देखें ना, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कि आप में से कोई भी कर सकता है ना। देखो, सेल्फ लर्निंग प्रमोट होती ही होती है। हमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम डील करते हैं तो हम उनको मैनिपुलेट भी करते हैं। अगर हमें कोई चीज दी है, फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप एडिशन सिखा रहे हैं, काउंटिंग सिखा रहे हैं, उसको आपने उसको 10 चीजें दे दी। काउंटिंग के लिए कितने सारे टॉयज आते हैं, स्कूल्स भी खरीदते हैं इन टॉयज को। आप उसको देखो वो किस तरह से मैनिपुलेट करके उस चीज को पूरी तरह से समझ लेगा। तो ये बच्चे के अंदर ना सेल्फ लर्निंग को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, तीनों ही चीजें ठीक होंगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक चीज आपने नोटिस की हो, मैंने की है, कि इस पूरे पेपर में जो ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 3 1 2 3 4 सारे सही, ये सही, मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर सारे सही आ रहा है ना। तो अगर जब आप तुक्का लगाओ तो इस चीज को भी ध्यान में रखना, लेकिन स्टिल क्वेश्चन को पढ़ भी लेना।
इन डिफरेंट लैंग्वेजेस द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वेरी फ्रॉम 8 to 10 टू हाउ मच, है ना। ये बताना है कि जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो चाइनीज हो, जो भी हो, तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, इनकी रेंज ये पूछा है। 8 से 10 से लेकर 40 से 50 के बीच में जाती है, 66 से 75 के बीच में जाती है, 90 to 100 के बीच में जाती है, या फिर 60 to 65 के बीच में जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। 40 to 50, मतलब मैं अगर यहाँ पर कहती तो मैं ये नहीं कहती कि इतना ज्यादा 50 से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, मुझे खुद बिलीव नहीं होता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सिस्टम होता है जो अभी तक नोन है उसमें 40-50 से ज्यादा कॉन्सोनेंट ज्यादा नहीं जाते हैं। अगर हम देखें तो कुछ लैंग्वेजेस में 10 से 12 भी होते हैं, कुछ में आपके 25-26 होते हैं, कुछ में 30 के अराउंड होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते कि वो 60 क्रॉस कर जाए, 50 क्रॉस कर जाए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है, तो एक चीज मैंने नोट की कि यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का साउंड सिस्टम प्लस फोनोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेटिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग ए मॉडल। तो ये बैंडोरा की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उनकी, तो उससे आया है क्वेश्चन कि इमिटेटिव बिहेवियर में क्या होता है। जब आप एक नए बिहेवियर सीखते हो, जब आप किसी मॉडल को लेकर सीखते हो, तो कौन सा मॉडल होता है, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे उसको, ये पूछा है। एलिसिटिंग इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट, डिसइनहिबिटरी या मॉडलिंग। तो बैंडोरा जो है आप सभी को पता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी इन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मॉडलिंग करके बच्चे जो है सीखते हैं। बिहेवियरिस्ट से थोड़े से अलग थे, इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को जो है सोशल, पहले इनकी थ्योरी जो थी वो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसका नाम चेंज किया और इसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बना दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने एक टर्म ऐड की थी, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। इस टर्म को बहुत इन्होंने वो किया था, और ये बिहेवियरिस्ट से अलग हो गए थे। मतलब अलग तो पहले भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चा कोई पैसिव लर्नर नहीं है, बच्चा एक्टिव है। वो जब मॉडलिंग भी करता है ना, जब वो मॉडलिंग करता है किसी पर्टिकुलर मॉडल की, तो वो ये देखता है कि कौन सी मॉडलिंग मुझे करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया लो मम्मी का करो, पापा का करो। वो अपने आप से जो दिन प्रतिदिन जो मॉडलिंग करता रहता है, वो उसकी सेलेक्टेड मॉडलिंग होती है। वो अपने दिमाग से सोचता है कि इस बिहेवियर को मुझे रिपीट करना है, इमिटेट करना है, और इस बिहेवियर को नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है, विच लर्निंग मेथड इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स आर वर्किंग टुगेदर ओवर द इंटरनेट ऑन ए शेयर्ड असाइनमेंट। तो कौन सा लर्निंग मेथड है जब विभिन्न स्कूलों के छात्र एक साझा असाइनमेंट पर इंटरनेट पर एक साथ काम कर रहे हो, तो सीखने की कौन सी विधि देखी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल होगा, क्योंकि इसने कहा है कि जब डिफरेंट स्कूल के बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं एक शेयर्ड असाइनमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा एम क्या है कि हमें एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में 2 चीजें आ रही होंगी, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। इनको तो हम छोड़ ही देते हैं, अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको। अब देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इसकी रूट्स जो है अमेरिका से ली गई हैं, मतलब अमेरिका में पॉपुलर हुई थी ये, जैसे जॉन ड्यूवी हैं जो इसके प्रोपोनेंट है। उसके बाद अगर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, तो इसकी रूट्स जो है हमें ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश से या फिर ब्रिटेन से मिलती हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए कोलैबोरेशन जो है अपने आप में एक फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र कह सकते हैं आप इसको, जिसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग भी आती है। जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ये बेसिकली आपके क्लासरूम सेटिंग्स में हम यूज करते हैं, या फिर जब हम एक ग्रुप के साथ हम काम कर रहे होते हैं एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशंस में, या जो एक्चुअल लर्निंग सेटिंग्स होती है उसके अंदर हम जब काम कर रहे होते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर गोल होता है, किसी चीज में हमें मास्टरी चाहिए होती है, हम एक गोल के लिए काम करते हैं, तब हम कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम करके सीख सकते हैं, एक दूसरों से रिलेट कैसे करते हैं। तो ये एक तरह की फिलॉसफी होती है। फिलॉसफी का मतलब आप समझते हैं, यानी कि इस फिलॉसफी के अंदर ही हम कोऑपरेशन को देख सकते हैं। लेकिन कोलैबोरेशन अपने आप में कोऑपरेटिव से थोड़े हाई लेवल पर चला जाता है, हम ये मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि जब डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर एक ग्रुप हमने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बनाया है कि हम भाई ठीक है क्लास का एक स्मॉल ग्रुप बना दिया हमने, हम उसमें लर्निंग कर रहे हैं, तो वो कोऑपरेशन हो जाता कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक पर्टिकुलर गोल
गोल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं जो एक शेयर्ड असाइनमेंट है उनका, तो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोलैबोरेशन विल बी द आंसर, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग है। अगर ये कहता कि एक ही स्कूल के बच्चे हैं, टीचर ने उनको ये एक्टिविटी दी है करने के लिए, इसको कंप्लीट करना है उन लोगों को और ये उनका गोल है, तो हम कह देते हैं कि ये कोऑपरेशन है, ये एक्चुअल सेटिंग्स में होता है। लेकिन कोलैबोरेशन तो हम कहीं भी कर सकते हैं। सपोज मुझे एक असाइनमेंट मिले, मैं आप में से 4-5 को पकड़ लूं कि भाई ठीक है मुझे एक असाइनमेंट मिला है, आप लोग मेरी हेल्प करा दो, तो आप मेरे को वीडियोस प्रोवाइड कर दो, कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दो, तो ये कोलैबोरेशन हो गया, क्योंकि हम एक कोलैबोरेशन की फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, तो ये एक तरह का कोलैबोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक शेयर्ड असाइनमेंट क्या होता है, शेयर्ड असाइनमेंट जैसे भी कोई एक काम मिला है उसमें सभी लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं कि भाई ठीक है इसमें इस चीज पे हम काम करेंगे, इस चीज पे आप काम करो, इस तरह से। ओके, तो ये कोलैबोरेशन लर्निंग होगा। ये बात याद रखना कि कोलैबोरेशन अपने आप में बड़ा है, अगर ये कोलैबोरेशन है तो इसके अंदर कोऑपरेशन आता है। ओके, कोलैबोरेशन इज अ बिगर टर्म। और कोऑपरेटिव लर्निंग जो है बेसिकली पियाजे, जब वाइगोत्स्की की बात करते हैं आप, तो कह सकते हैं कि जैसे वाइगोत्स्की ने कहा था कि लर्निंग जो है वो एक्चुअल सोशल सेटिंग्स में होती है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग उस चीज पर बेस्ड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट में हम जो कंफ्यूजन रह गया था एक क्वेश्चन में, जो गलती से मुझसे गलत हो गया था, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि नॉट ए नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नॉन मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट का आंसर देना था कि स्टैंडर्डाइज कौन सा होगा इनमें से, मानकीकृत कौन सा होगा। ठीक है, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई। यहाँ पर जो ग्राफोलॉजी होती है ये पूरी स्टडी होती है राइटिंग के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रॉपरली बता सकते हैं किसी भी हैंडराइटिंग को पहचान कर उसकी पर्सनालिटी के बारे में, तो इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड। ये मुझसे गड़बड़ हुई थी, मैंने यहाँ पर इसको नॉन स्टैंडर्ड बता दिया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक स्टैंडर्ड मेथड होगा, और क्योंकि मैंने इसको रिलेट कर दिया था ऑब्वियसली क्लासरूम लर्निंग के साथ, जिसमें हम और मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गए, उन सब चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। लेकिन ग्राफोलॉजी एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, जबकि सोशियोमेट्री, स्कोर कार्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ये नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। तो आई अपोलोजाइज द सेम। एंड आप भी ध्यान रखना, सोशियोमेट्री, स्कोर कार्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, ये हम बेसिकली, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, आपने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया, कुछ इवेंट्स को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में आपने रिकॉर्ड बना लिया। या फिर स्कोर कार्ड देते हैं ना आप, जैसे किसी को 5 स्टार मिल गए, किसी को 4 स्टार मिल गए, स्कोर कार्ड भी अपने लेवल पर आप बना सकते हैं। तो इन सब में सब्जेक्टिविटी आ जाती है, इसीलिए ये सारे जो होंगे ये आपके मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होंगे पर्सनैलिटी के लिए। यहाँ पर स्पेशल पर्सनैलिटी की बात हो रही है, लेकिन ग्राफोलॉजी जो है ये प्रॉपर एक टेक्निक होती है पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए। तो दिस वाज अ मिस्टेक जिसको मैं करेक्ट कर रही हूँ। तो ग्राफोलॉजी इज द राइट आंसर। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, तो इट इज नॉट ए नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, तो ये थी। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और जल्दी ही कुछ थेरेटिकल पार्ट पर भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।